दीदी एक गाइडेंस चाहिए। मेरा बड़ा भाई बचपन से मुझसे चिढ़ता है। ही इज़ 45 नाउ। खुद के 2 बच्चे हैं, मेरे भी 2 बच्चे हैं, बट वो अभी भी मुझसे कंपैरिजन करता है। मेरे मम्मी पापा मुझसे बात कर लें, वो मुझसे हेल्प करें, उसे बुरा लगता है। मैं ऑलरेडी अपने ससुराल की बहुत सारी फैमिली प्रॉब्लम से जूझ रही हूँ। जब मायके से भी सपोर्ट की उम्मीद करती हूँ, सिर्फ मेंटली, वो भी नहीं मिलता तो बिल्कुल टूट जाती हूँ। माता पिता अगर मेरे बारे में सोचते हैं तो बड़े भाई को वो भी बुरा लगता है। मायके जाऊं तो हमेशा लड़ाई करता है कि मेरे पति को सिर्फ मेरे लिए मेरे मायके आते हैं, उनका आना मुश्किल कर देता है। बड़ा भाई अच्छा पढ़ा लिखा है, अच्छी जॉब पर है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, फिर भी मुझसे कंपैरिजन करता है। बल्कि अगर कोई मेरी कंडीशन सुने और उसकी सुने तो मुझे उससे छोड़ना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। आई एम हैप्पी कि वो मेरे पापा का ख्याल रखता है। मैं और मेरे पति फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल सब प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। मैं सिर्फ अपने मैके अपना मन हल्का करने, बात करने आती हूँ, पर मेरे भाई को वो भी पसंद नहीं है। ये है पहला क्वेश्चन। अब दूसरा। हाय दी, मेरी शादी को 3 इयर्स हो गए हैं। मैंने बीएड एंड एमए भी कर रखा है, लेकिन कोई जॉब नहीं करती। मेरा एक 6 महीने का बेबी भी है। हमारा अपना फैमिली बिजनेस है। मेरा एक मन करता है पीजीटी कर लूँ, दूसरा फैमिली बिजनेस में सपोर्ट करूँ। मुझे क्या करना चाहिए? कंफ्यूज रहती हूँ। सास मेरी वैल्यू नहीं करती, बेटियों की साइड ही सोचती है। घर के काम, सारी जिम्मेदारी भी मेरे पर है। अब है जी अगला। दी मेरी प्रॉब्लम मेरी खुद की सिचुएशन कन्फ्यूज़न से है। मेरी शादी को 3 साल हो गए। एक 2 साल का बेटा है। 25 की एज में मैं माँ भी बन गई थी। इतनी जल्दी ये सब बस अब करियर को लेकर एक उलझन है। लाइफ में पैसा कमाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरी सास की गवर्नमेंट जॉब है, मैं भी गवर्नमेंट जॉब ही चाहती हूँ। मैं एक गवर्नमेंट टीचर बनना चाहती हूँ ताकि जॉब के साथ अपनी फैमिली और बच्चा भी देख पाऊँ। फुल टाइम जॉब नहीं चाहती, बट अब कन्फ्यूजन ये है कि नेक्स्ट ईयर डीएलएड को सोचा है, वो भी सुनने में आ रहा है 2030 तक डिलीट वैलिड नहीं माना जाएगा। तो समझ नहीं आ रहा, डीएलएड कहना चाह रही होंगी ये। तो ऐसा ना हो मेरे पास और पैसे और टाइम दोनों वेस्ट हो जाएं। प्लीज़ सजेस्ट मी। सब बस लाइफ में एक ही मकसद है, गवर्नमेंट जॉब को पाने का, बस इट्स माय ड्रीम। ठीक। अब नेक्स्ट, ये मेरा पहला कमेंट है दी। थैंक यू फॉर कमेंटिंग। मेरी शादी 11 साल हो चुके हैं। मेरे हस्बैंड का वर्क स्टेबल नहीं है। जेठानी ने अलग कर दिया। हम पति पत्नी को डांत नहीं होगा, साथ में बात भी नहीं करने देती। हमें सभी रिश्तेदारों में बुरा बना दिया है। जेठ भी उनकी बातों पर विश्वास करते हैं। जेठ का बेटा मेरे बेटे के साथ गंदी हरकतें करता है। जब मैंने ये सब अपनी जेठानी को बताया तो मेरी बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया। अब आप बताएं दी कि मैं क्या करूं? आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। अगला। हेलो दी, मेरे 2 क्वेश्चन हैं, प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर करना। एक बेटी है, टीनेजर, 13 ईयर, फ़ोन मांगती है पढ़ाई के लिए, बट वो शॉर्ट्स और रील्स देखती है चुपके से। इंस्टाग्राम अकाउंट भी बना लिया है, उसे चलाती है। बहुत परेशान हूँ क्योंकि वो बहक ना जाए। मैं फ़ोन नहीं देती हूँ तो वो चाचा, दादा, पापा, ताऊ या जिसका भी फ़ोन यूज़ मिलता है उसको इंस्टाग्राम लॉगिन करके चलाती है, चैटिंग करती है। क्या करूँ? दूसरी प्रॉब्लम मायके को लेकर है। मेरे इकलौते भाई की डेथ काफ़ी पहले हो गई, कुछ दिन बाद पापा की डेथ भी हो गई। सारी प्रॉपर्टी भाई के नाम आ गई और भाभी के, कुछ मम्मी और भतीजी के नाम आ गई। मेरी एक भतीजी है, मैंने उसको 14 साल अपने साथ अपनी ससुराल में रखा ताकि उसकी पढ़ाई और परवरिश अच्छे से हो जाए। मैंने अपना 110% दिया शुरू से, 11 से 12 ईयर्स तक। उसकी मम्मी को भी उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, मगर पापा की डेथ के बाद भाभी ने बेटी को अपनी साइड करना शुरू कर दिया। भतीजी का बिहेवियर भी चेंज हो गया है। दोनों मम्मी से भी ज़्यादा अच्छा बिहेवियर नहीं करती, अपने मायके वालों के आगे पीछे रहती है। मम्मी में सबकी बुराइयां करती है मम्मी से, और मेरी मम्मी को सबका बुरा बना दिया है। खुद सबकी भली है। अब मेरी भतीजी की शादी है, उस शादी में मेरा या मेरी ससुराल से किसी का कोई मशवरा नहीं लिया गया। मुझे बहुत हर्ट हुआ। मैंने पाला है उसको। मेरी ससुराल वाले मुझे टॉन्ट मारते हैं क्योंकि भाभी भी एटीट्यूड में रहती है। अब उसके पास सारी प्रॉपर्टी जो है, मैं खुद को महसूस कर रही हूँ। अब मेरा मन शादी में कुछ नहीं करने का है, मन कर रहा है मगर मैं कुछ ना करूं। अपनी बात रखती हूं तो सब बोलते हैं बिना बाप भाई की बच्ची की शादी में ड्रामा कर रही है। भाभी को सब बेचारी बताते हैं।
जबकि इकलौता भाई तो मैंने भी खोया है। भाभी अपने सारे शौक़ पूरे करती है, अच्छे से रहती है और सारी अपनी ज़िद पूरी करती है, किसी की नहीं सुनती। मैं क्या करूं जिससे अपने आप को हर्ट होने से बचा पाऊं, क्योंकि मुझे वहां जाना भी है और खुश भी रहना है। प्लीज़ डिस्कस दिस श्योरली। अब है जी आगे। मैं सरकारी नौकरी में हूँ, एएनएम के पद पर हूँ, डिस्टेंस लर्निंग से आगे पढ़ना चाहती हूँ, बीए करना है। मुझे विभाग अनुमति लेनी होगी या नहीं? मैंने अपने विभाग से पता किया लेकिन कुछ पता नहीं चला। आप मुझे बताओ मैं क्या करूँ? इसका मैं हाथ के हाथ बता देती हूँ कि अगर आप जॉब में रहते हुए कोई भी पढ़ाई करते हो, कोई भी डिग्री लेते हो, तो उसकी आपको ऑफिस से परमिशन लेनी होती है लीगली, है ना। अगर करने वाले बिना परमिशन लिए कर लेते हैं, लेकिन वो फिर उस डिग्री और आपकी उस टाइम पे जो जॉब चल रही है उसको वो साथ में कहीं पर भी शो नहीं कर सकते। और अगर आप जॉब के साथ कोई पढ़ाई करते हो तो उसकी परमिशन लेनी होती है और मिल जाती है। ठीक है जी। इसके बाद आया अगला, दीदी बच्चों की पढ़ाई के लिए जॉब क्विट करना राइट डिसीजन है? बेटा 9th में है और बेटी 4th ग्रेड में है। अब है जी आगे। मेरे हस्बैंड सारा दिन ऑफिस में होते हैं, जब रात को घर आते हैं तो टीवी देखते हैं, बच्चों को फ़ोन दे देते हैं। अब बच्चे सारा दिन फ़ोन नहीं देखते बट रात को देखते हैं। मुझे फिर होता है कि मेरा कोई फ़ायदा नहीं हुआ, सारा दिन मैंने दिया नहीं और रात को इन्होंने दे दिया। इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? टीवी एक ही है। अब नेक्स्ट, दीदी मेरी एक ननंद है, वह मुझे बहुत उल्टा सीधा बोलती है, पर कोई नहीं, मैं सब कुछ भुला सकती हूँ। लेकिन उसने एक दिन बोल दिया कि मेरे पति अपने पति को लगाकर मेरे साथ कुछ गलत बोल दी। मतलब पूरे उसका सेंस ये है कि इन्होंने अपने नंदोई को, इनके जो नंदोई हैं जो ये कमेंट कर रही हैं वो, और इनको लेके उनकी नंद ने मजाक में ही कुछ अश्लील टिप्पणी कर दी उन दोनों के संबंध को लेके। तो वो बाकी चीज़ों को भूल पा रही हैं लेकिन इसको नहीं भूल पा रही, और घर के लोग उन्हें ये सलाह दे रहे हैं कि छोटी सी बात है, लेट इट बी, छोड़ दो। लेकिन इनका मन इतना हो गया है कि उनका घर जाना भी नहीं चाहती। अब ये बात मुझसे भुलाई नहीं जा रही, ये कह रही हैं, तो मैं क्या करूँ? ठीक है। अब है जी, मैम मुझे क्वेश्चन पूछना है। आई एम अलोन, नो ब्रदर नीदर सिस्टर, माई फादर इज़ एक्सपायर्ड, माई मदर इज़ अलोन, आई लिव्ड इन इंदौर, बट मुझे लाना है अपनी मदर को अपने पास कुछ दिनों के लिए, बट हस्बैंड इज़ नॉट रेडी, क्या करूँ? प्लीज़ सजेस्ट। ठीक है जी। अब है आगे क्वेश्चन का आंसर, सिलाई करते हैं। ये मैंने पिछले बार में दे दिया है। बेबी के लिए फिर आया है कि सब ट्रीटमेंट ले लिया, आईवीएफ भी कराना है। आप प्लीज़ मेरी इनफर्टिलिटी वाली वीडियो देखो, उससे आपको मोटिवेशन हेल्प ज़रूर मिलेगी। बाकी फिज़िकल और मेडिकल हेल्प आपको डॉक्टर और भगवान ही कर सकते हैं, उसमें कोई इंसान चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, उससे आपको इस फेज़ को काटने की हिम्मत मिल जाएगी। इनफर्टिलिटी वालों के लिए मेरा वही संदेश है जो मैं अपने लिए यूज़ करती थी, या जिस सोच ने मुझे उबारा वही सोच मैं आप तक प्रसारित करने की कोशिश करती हूँ। ठीक, अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मैंने शादी की अपने घर को एडजस्ट करने के लिए, जॉब छोड़ दी, बट मेरे इस सेक्रीफाइस को कोई नहीं देखता कि मेरी गृहस्थी बसाने के लिए सेक्रीफाइस मैंने किया। मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, बट जब उनके घर वालों की बात आती है तो वो उनकी साइड लेते हैं, जबकि वो उस जगह गलत भी होते हैं, जिससे मुझे अकेलापन लगता है। मैं अकेले जहाँ मेरे हस्बैंड रह रहे हैं वहाँ सारी चीज़ अकेले संभालती हूँ, सारा फ्यूचर प्लानिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ईच एंड एवरीथिंग। बट मेरे हस्बैंड को लगता है कि मैं अपने ससुराल वालों के लिए कुछ नहीं करती, बट मैं हमेशा अपने ससुराल में कुछ ना कुछ भेजती हुई जाती हूँ, फाइनेंशियली भी, पे पैसा कपड़ा सब देती हूँ। ठीक है जी। अब है एक आया अभी ये वाला, सब ठीक है। मेंस्ट्रुअल कप के बारे में आया था, मैंने कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन जितनी किताबी ज्ञान है उस हिसाब से शायद उसको यूज़ करने में कंफर्ट जो होता है वो आपका कहीं ना कहीं है। अगर एक बार हैबिट हो जाए तो मुझे लगता है कि वो ठीक चीज़ है। अब ख़त्म। ठीक है, तो ये कौन से एपिसोड के क्वेश्चन हैं? ये है एपिसोड 25, जिसमें ये आया था, इसका टाइटल, बच्चों में बढ़ती फ़ोन की लत से कैसे छुटकारा पाएं। ये वाला जो एपिसोड था 25, इसके ये सारे क्वेश्चन हैं। तो इतने सारे अलग अलग वेरिएंट वाले क्वेश्चन हैं, लेकिन ये रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं। तो इनके सॉल्यूशन के लिए चलो आओ बहन बातें करें।
जिस क्रम में मैंने आपसे क्वेश्चन बताए उसी क्रम में मैं जवाब देना चाहूँगी। जो था कि मेरा भाई मुझसे चिढ़ता है 45 का कि उन्हें कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं चाहिए मायके से, केवल मेंटली वो अपना मन हल्का करने के लिए आती हैं। भाई को बुरा लगता है जब आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, कहीं से कहीं तक आप उनकी फैमिली को फाइनेंशियली डिस्टर्ब नहीं कर रहे। अगर आप अपने माँ बाप से मिलने जाते हो, उनसे अपने दिल की बात करके आपको अच्छा फील होता है, तो इसमें अगर आपके भाई को बुरा लगता है तो ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, और ना ही आप उनकी वजह से अपने माँ बाप से मिलना छोड़ो। मेरी सलाह ये है, उनको बुरा लग रहा है लगने दो, लेकिन आप क्या कर सकते हो, एक तो देखो मुझे जो समझ में आता है, मैं गई अपने घर मेरे माँ बाप से मिलने, मेरे भाई ने कुछ कह दिया, हम भाई बहन एक दूसरे को कुछ कह लेना तो वो चीज़ थोड़ी देर बाद शायद डिज़ोल्व हो जाएगी। लेकिन हमारे साथ हमारे पति गए और तब वहाँ से गलत बिहेवियर आया, तब हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाती है। ना तो हम उस चीज़ को भूल पाते हैं, और हो सकता है हमारे हस्बैंड को इस चीज़ का इतना बुरा लग जाए कि आगे जाके वो जाए। तो आप कोशिश ये कर सकते हो कि आप अपने हस्बैंड को साथ लेके ना जाओ। अगर जा सकते हो अकेले तो खुद जाओ अकेले, ताकि जब आपका भाई कुछ उल्टी सीधी हरकत करे भी, बदतमीज़ी करे भी, तो वो आपकी और आपके भाई के बीच की बात हो, आपके हस्बैंड उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे अननेसेसरीली। दूसरी चीज़, आप जा रही हो अपनी मम्मी डैडी से बात करने, जाओ बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को बुरा लग रहा है इसके लिए हम अपने माँ बाप क्यों छोड़ें। अगर आपके माँ बाप को प्रॉब्लम हो, वो कहें कि बेटा तुम मत आया करो, हमें अच्छा नहीं लगता, या हमारे घर में कलेश होता है मत आओ, उस दिन आप जाना छोड़ दो। लेकिन जब तक आपके माँ बाप आपसे ढंग से बात कर रहे हैं और आपको उनसे बात करके अच्छा लग रहा है, तो आप जाओ, अपने भाई का मुंह मत देखो, क्योंकि जिस गलत बिहेवियर की कोई बुनियाद ही नहीं है, आप उसको सुधारने की उम्मीद भी नहीं कर सकते। उसको क्या मेंटल प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम उसको आपके साथ महसूस हो रही है, वो अपने मन में है। या तो बैठ के एक बार उससे बात कर लो कि तुझे परेशानी है क्या, मुझे बता दे। अगर भाई बहन में इतनी बॉन्डिंग है तो वो बात करे कि भाई तेरे को दिक्कत है क्या, मतलब वो बता दे तो मैं दूर करूँ, मैं तो सिर्फ बात ही करने आ रही हूँ, जब तक मेरे माँ बाप हैं मैं आऊँगी, है ना। तो ये चीज़ है, थोड़ी सी क्लियर कर लो। और अगर वो बिना से बेसिर पैर की किसी बात की वजह से ही अपने और आपके बीच में ग्रज रख रहा है, तो रखने दो, उसे खुश रहने दो अपनी ग्रज के साथ। आप अपने माता पिता से बात करो और अपना मन हल्का करो जितना हो सके। नहीं आना है, आपको लग रहा है बहुत बुरा है, आप फ़ोन पे बात कर लो। आजकल तो जाके मिलने की भी ज़रूरत नहीं होती। अगर आपका मन जुड़ा हुआ है, आपको किसी से बात ही करनी है, आप दिन में 2 बार क्या 10 बार कर सकते हो फ़ोन के थ्रू, है ना। तो इसके रीज़न जो हैं वो पहले पता करो, और फिर अगर उसका कोई रीज़न है ही नहीं, बेफालतू की ही वो ऐसा कर रहा है, तो फिर अवॉइड कर दो। अगर आपको अपना मेंटल पीस चाहिए, नहीं तो आप अकेले जाओ, मिलो, बात करो, और अपना जैसे चल रहा है चलता रहेगा। धीरे धीरे या तो चीज़ें बदल जाएंगी, या फिर जैसा चल रहा है चलता रहेगा, लेकिन आप एटलीस्ट अपने माता पिता से बात कर पाओगे। ठीक। अब जो एक क्वेश्चन आया था कि मैं टीजीटी की तैयारी करूं, पीजीटी की, या फिर फैमिली बिजनेस में सपोर्ट करूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो फैमिली में बिजनेस है क्या, पहली चीज़ तो ये है। अगर आपको लगता है आपको उस काम में मज़ा आएगा, आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपके बिना जुड़े फैमिली बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है, एक अर्निंग कर रहा है वो, है ना, और आप फिर दूसरी नौकरी लोगे, तो वो एक एक्स्ट्रा अर्निंग आएगी। और आपके जुड़ने से, या तो फैमिली बिजनेस का ये है कि भाई आज आप 1.5 लाख 2 लाख कमा रहे हो, उस आपके जाने से वो 3 लाख हो गए, तब तो है फ़ायदा। लेकिन अगर आप टीजीटी करके और जॉब ले सकते हो, तो वहाँ आपको लाख रुपए तनख्वाह मिलेगी, है ना, लगभग। थोड़ी बहुत ऊपर या थोड़ी बहुत नीचे, ऑलमोस्ट, या फिर जो भी है, लेकिन एक तनख्वाह मिलेगी अलग से। अगर आपके फैमिली बिजनेस में जुड़ने से आपके फैमिली बिजनेस की इनकम बढ़ती है सिग्निफिकेंट, जितनी आप वहाँ से सैलरी ले सकते हो, तो आप फैमिली बिजनेस ज्वाइन करो। लेकिन अगर आपका वहाँ जाने से या नहीं रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो फिर मेरा सुझाव ये है, फिर आप टीजीटी की तैयारी करो और फिर अपनी जॉब लो, क्योंकि फैमिली बिजनेस है वो, उसमें आप एक जॉइंट वाले में उसमें रहोगे, ये आपकी इंडिविजुअल होगी, इसकी मजबूती एक अलग ही होगी। ठीक। नेक्स्ट था कि जब उनके बच्चे हो गए हैं, छोटी सी उम्र में 25 साल में वो माँ भी बन गई थी, अब उनका क्या है कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए, है ना। साथ में उनको इनसिक्योरिटी भी हो रही है कि ना निकली तो उनको चाहिए टीचर की। ठीक है, तो देखो आपकी तैयारी आपके हाथ में है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब जो है, कहना चाहिए एक नसीब भी चाहिए नौकरी के लिए, है ना। प्राइवेट के लिए भी काफ़ी हद तक, लेकिन गवर्नमेंट जॉब के लिए सच में नसीब चाहिए कि आपका सटीक लग गया हिसाब किताब, वहाँ पे आपके ग्रह नक्षत्र सही बैठ गए, तो ठीक।
मैं इतना इस बात पे जोर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि बहुत सारे ब्रिलियंट लोग होते हैं, लेकिन उनके नसीब में अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो एंड टाइम पे किसी न किसी फॉर्मेलिटी के चलते उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। आपने भी देखे होंगे ऐसे किस्से। तो एक तो ये रट्टा कि मुझे गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, एक तो ये ज़िद अपने दिमाग में सिर्फ उतनी रखो जिससे आपको तैयारी करने की प्रेरणा मिले। ये इतना जुनून मत बढ़ाओ कि अगर वो ना मिले तो आप डिप्रेशन में चले जाओ। हमेशा प्लान बी रेडी रखना चाहिए, ठीक है। किसी भी एक उस पर निर्भर मत रहो, ये मैं हमेशा कहती हूँ। चाहे वो पैसे का सोर्स हो, चाहे वो शरीर का हो, चाहे वो कोई रिश्ते हों, किसी एक चीज़ पे अगर आप हद से ज़्यादा वो हो जाओगे डिपेंड कि यही चाहिए, ये ना हुआ तो कुछ नहीं, तो अक्सर वो चीज़ नहीं होती। और या फिर जिस दिन वो हटेगी, नश्वर सब कुछ है, तो जिस दिन वो चीज़ नहीं होगी और आपको समझ में आएगा ये नहीं है, उस दिन आप बिखर जाते हो, संभल नहीं पाते। तो जॉब चाहिए, टीचर की चाहिए, गवर्नमेंट ही चाहिए, इतने सारे क्राइटेरिया पहले जो अपने दिमाग से निकाल दो। आपको टीचिंग जॉब करनी है, जब तक गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही आप अपने बच्चों के साथ मैनेज करते हुए कहीं प्राइवेट जॉब करो, प्रिपरेशन करते रहो काम माइंड से। जब आएगा तब आप भर देना फॉर्म, क्योंकि ये सच में किसी के हाथ की बात नहीं है। और इसमें नौकरी बाद में मिलती है, केस में पहले उलझ जाती हैं भर्तियाँ, तो बड़ा मुश्किल हो रहा है टीचिंग में आजकल आना, है ना। तो आप ना इसको ज़िद को छोड़ो। अगर आपका जॉब करने का है, आपको ये समझ में आ गया कि भाई मुझे पैसा कमाना है, तो आप फ़िलहाल क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो अपना घर और बाहर कैसे मैनेज करोगे वो प्लानिंग करो। उस हिसाब से जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था कि आप प्रिपरेशन पहले इस चीज़ की करो कि जॉब और घर आप संभालोगे एक साथ कैसे। तो एक लिमिटेड टाइम में सुबह अपना घर संभालना सीखो, कोशिश करो। एक बच्चे को थोड़ा सा अपने से अलग, कि वो आपसे अलग भी किसी दूसरे के पास रुक पा रहा है, निक पा रहा है, इस चीज़ की आदत डालो। लिमिटेड टाइम पे सोना, लिमिटेड टाइम पे उठना, है ना। ये सब चीज़ें अपनी हैबिट में लाओ, ताकि जब आप जॉब पे फाइनली निकलो छोटे बच्चों के साथ, तो वापस आने के बाद भी आपके पास एनर्जी रहे, आपका काम मेंटेन सा रहे, ताकि आप उस डिसीज़न लोगे बाहर निकलने का, उस पर कंटिन्यू रह सको। साथ में गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते रहो। जब आए फॉर्म, जब मौका लगे आपका, तो उसको बिल्कुल भर देना, मत छोड़ना। अब एक जो ये जेठानी वाला कमेंट आया था, ये अपने आप में अजीब है। एक तरफ जेठानी अलग कर रही है इन्हें, इनका काम स्टेबल नहीं है तो फाइनेंशियली ये हिल गए। दूसरी तरफ जेठ जेठानी इनको आपस में बात नहीं करने दे रहे। वो नहीं समझ में आया कि अगर वो अलग कर रहे हैं ठीक है, वो एक होता है कि भाई हमारा खर्चा ज़्यादा हो रहा है और हमें लग रहा है कि ये कम रहा है, खर्च ज़्यादा कर रहा है, हमने अलग कर दिया। लेकिन आपको आपस में क्यों नहीं बात करने दे रहे और क्यों आपके पति उनकी सुन रहे हैं, वो चीज़ नहीं समझ में आई। इसका सीधा सीधा सिनेरियो में मतलब ये निकलता है कि आपके पति पूरे उसमें दोषी आपको मान रहे हैं, इसलिए वो आपसे बात नहीं कर रहे। यहाँ तक तो बड़ों की बात है, ठीक है। तो ठीक है, उन्होंने अलग कर दिया, ठीक है। सास ससुर हो या जेठ जेठानी हो, साथ कब तक रहना है ये बहुत हद तक बहुत सारे कारणों पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर अलग हो गए हैं, लेट इट बी, अपनी लाइफ अलग शुरू करो, दोबारा खड़े हो। स्टेबल नहीं है काम तो स्टेबल करो। ये चीज़ तो ये है कि आर्थिक उतार चढ़ाव लाइफ में आते हैं, इन्हीं से आदमी मजबूत बनता है, इन्हीं से निखर के भी आता है। तो जितनी जल्दी ये झटका लग जाता है आदमी उतनी जल्दी संभलने की कोशिश करता है। एक एज के बाद जब ये झटका लगेगा फिर वो संभल भी नहीं पाता, ठीक। तो वो तो चीज़ देखो, एक वो हो गई कि ठीक है अलग कर दिया, अब आगे क्या करना है वो सोचो, उसको मत सोचो कि क्या था। लेकिन जो ये आया है एक इसमें कि आपका जेठ का बेटा आपके बेटे के साथ गंदी हरकतें करता है, उस पर आपका कोई विश्वास नहीं करता, तो अगर मैं हूँ ना तो भाई जेठ का बेटा ही तो है, जेठ तो नहीं है, तो रिश्ते में फिर मैं बड़ी हूँ ना, तो आपका पूरा अधिकार है उसको डांटने का, उसके अच्छे से क्लास लगाने का। दूसरी चीज़, आप एक माँ हो, अपने बच्चे के साथ कोई गलत हरकत कर रहा है तो आपका पूरा अधिकार है उसको किसी भी हद तक जाके डांटने मारने का। फिर भी अगर बाकी सब लोग बिल्कुल ही अंधे हुए पड़े हैं, उन्हें वो भी नहीं दिख रहा, अपने बच्चे को उससे दूर रखो, है ना। भाड़ में गया ऐसा कजिन का प्यार, अगर वो आपके बच्चे के साथ गंदी हरकतें कर रहा है, आपके बच्चे का वो बचपन खराब कर रहा है, उसकी मेंटल हेल्थ पे आप सोच के देखो कितना गंदा असर वो पड़ेगा। तो उसको आप अपने बच्चे से अलग रखो, इस बात पे बिल्कुल अड़ जाओ। कहना चाहिए भाई अपने बच्चे के आगे फिर कुछ नहीं है ना। एक माँ सबसे बड़ी योद्धा होती है, अगर आप अपने सामने रहते रहते अपने बच्चे को अपने परिवार में नहीं बचा पा रहे तो बाहर वाले से क्या बचा पाओगे। तो इस चीज़ पे तो कड़ा स्टैंड लो,
कोई ज़रूरत नहीं होती इसमें कोई रिश्तेदारियां निभाने की। उनका बेटा अगर गलत काम कर रहा है आपके साथ, बच्चे के साथ, तो आपको स्टैंड लेना ही चाहिए इस पे कड़ा। अपने पति को भी बताओ कि भाई ये क्या है, मतलब ये मैं नहीं झेलूंगी, तुम्हारे पैसे धेले, तुम्हें भाभी की सुननी है एंड ऑल दैट, ये सब ठीक है, लेकिन मेरे बच्चे के साथ ये गलत काम ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी किसी भी कीमत पर। अब अगला क्वेश्चन जो इन्होंने एक में 2 क्वेश्चन पूछे थे, एक टीनेजर बेटी जो छुप छुप के फ़ोन चलाती है, इंस्टाग्राम वगैरह चलाती है। ऐसी कंडीशन अगर कल को मेरी बच्चियों के साथ आएगी कि वो मुझसे छुप के ये काम करेंगी, तो उसका देखो बेस्ट तरीका वो है कि आप उनको परमिशन दे दो। भाई आपने रोका, वो नहीं रुकी, आप उन्हें परमिशन दे दो कि ठीक है बनाओ इंस्टाग्राम अकाउंट, आप भी उसको फॉलो करो, जो भी पोस्ट करेगी, जो कुछ भी करेगी वो आपको भी दिखाई देगा। हालांकि उसमें हिडन वाला भी ऑप्शन आता है कि आप सेलेक्ट कर सकते हो कि वो रील किसको दिखाई जाएगी किसको नहीं, है ना। वो फिर एक और अलग लेवल हो गया शातिरपने का। लेकिन जब लड़की है 13 साल की है, जब आप उसे इतना कॉन्फिडेंस में ले लोगे कि ठीक है बेटा बना लो अपनी आईडी, और लेकिन एक लिमिट है ना, आप उसको समझा दो। देखो मुझे ऐसा लगता है जो हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया, अगर आपने अपने बच्चे के दिमाग में एक सही गलत की लाइन खींचने में आप कामयाब हो गए, तो आपका बच्चे के ऊपर कोई है नहीं है देखने वाला। वो एक एक्सट्रीम कंडीशन में भी उससे आगे नहीं जाता, उसको पता होता है कि यार ये गलत हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हम वो नहीं खींच पाते तो हमें डर लगता है, तो आपको उसे कॉन्फिडेंस में लेके उसको परमिशन दे दो कि ठीक है बेटा बना। रील आप देखने को क्यों मना कर रही हो, जैसे मैं अपनी लड़कियों को मना करती हूँ कि भाई अकेले में मत देखो, टीवी में वो देख रही हैं फनी शॉर्ट हैं, बीटीएस के हैं या कुछ भी हैं, एटलीस्ट हम मेरे सामने दिख रहा है, तो मैंने उनको साफ ये बताया हुआ है कि इसमें कुछ ऐसा आ जाएगा जो शायद तुम्हारी एज के लिए इनअप्रोप्रिएट है, अभी तुम उसको देखोगे वो तुम्हारे लिए गलत जाएगा, थोड़े और साल रुक जाओ, जब तुम्हें वो चीज़ें समझ में आने लगेंगी तब तुम देखना। नहीं तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम तुम्हें समय पे आने पर ठीक तरीके से बता पाएंगे, इसमें तुम्हें गलत तरीके से समझ में आ जाएंगी और शायद तुम समझ भी ना पाओ, और पता नहीं तुम्हारे दिमाग में उसको लेके क्या क्या ख्याल आएंगे। तो वो बिल्कुल एक अलग जोन है बेटा, उसमें तुम्हारी एंट्री अभी बाकी है। अब 13 साल की लड़की टीनेजर है, वो उसमें जा चुकी थोड़ा सा, ठीक है। तो आपको उसे कॉन्फिडेंस में लेके कि ठीक है बना दो अपना अकाउंट, लेकिन एक चीज़ है, इस लिमिट का ध्यान रखना, जो आप एग्जैक्ट चाह रही हो कि वो ना करे उस टाइप की उसको रील दिखा दो, खुद ही दिखा दो कि देख बेटा ये सब मत करियो, देख तू अकाउंट बना रही है, ठीक है। एक डिसेंसी चाहिए लाइफ में, है ना, ऐसे रिस्पेक्ट खो के फॉलोवर बढ़ाने से कुछ नहीं, तो ये मत करियो, बाकी अपना बना ले। खैर आजकल के बच्चे हैं सब बनाते हैं, तू भी बना। जब आप इस तरीके से करोगे तो कहीं ना कहीं उसे ये रहेगा कि ठीक है मम्मी ने मुझे फ्रीडम दे दी, यहाँ तक मैं कर सकती हूँ, इससे आगे गलत हो जाएगा। एग्जैक्ट क्या नहीं करना है थोड़ा सा उसका आइडिया दे दो उसको, और क्या क्या वो कर सकती है थोड़ा उसका आइडिया दे दो, तो फिर वो ये है कि उसको भी एक समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई मेरे पास इतनी परमिशन है। क्योंकि आप कब तक रोकोगे, भाई दुनिया चला रही है ना। एक आप बिल्कुल बॉयकॉट नहीं कर सकते उस चीज़ को, थोड़ा बहुत आपको करना पड़ेगा बच्चे को अलाउ, लेकिन उसको अलाउ करो टर्म एंड कंडीशन बताते हुए, और क्यों मना कर रहे हो ना वो एग्जैक्ट ज़रूर बताना होता है कि अगर हम किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। अगर बच्चा कन्विंस उस पर हो गया आपके रीज़न से कि अच्छा इसलिए मना हो रहा है, वो मान जाता है। आप सीधे कहो कि नहीं मैं कह रही हूँ इसलिए मना होएगा, तो फिर वो हो सकता है आपकी थोड़ी बहुत इज्जत या डर की वजह से रुक जाए, लेकिन सोचता रहेगा कि मना क्यों कर रहा है, फिर वो बंदा छुप छुप के करता है। तो आप उसे एग्जैक्ट बता दो कि देख ये दिक्कत है, ये करने से ये हो जाएगा, थोड़ा रुक जा, या ये मत करियो वरना ये हो जाएगा। जब आप उसे एग्जैक्ट बता दोगे तो हर चीज़ में ये चीज़ अप्लाई होती है। फिर आपका बच्चा मैं तो कहूँ इस लायक हो जाता है कि खुद अपने डिसीजन ले लेगा। हम उसके साथ सारी ज़िंदगी तो रहने वाले हैं नहीं, तो एक टाइम आएगा जब वो बाहर निकलेगा, खुद जाएगा, पीयर ग्रुप प्रेशर होगा उसके ऊपर, अलग अलग तरीके के दोस्त मिलेंगे, जब आपकी यही सीख उसके काम आने वाली होती है कि हाँ यहाँ तक ठीक है, इससे आगे गलत है, करने वाले कर रहे हैं वो भी, लेकिन मैं नहीं करूँगा, नहीं तो इससे ये हो सकता है। तो ये है हमारा एज ए पेरेंट काम। तो मेरी सलाह यही है कि उसको समझा समझू के उसको परमिशन दे दो कि ठीक है बेटा बना, तू कर ले, देख ले इंस्टाग्राम। अब जो दूसरा आया था इनका मैके वाला, जिनमें इनके फादर की और भाई की डेथ हो गई थी, उसके बाद भाभी को प्रॉपर्टी चली गई, अब उनका बिहेवियर बदल गया। वहाँ तक ठीक है, ठीक है मम्मी से नहीं सही रख रहे, आपको दूर रह के शायद ऐसा लगता हो
क्योंकि घर के बड़े बुजुर्गों की एक आदत होती है, कितना भी कर लें बेटा बहू लेकिन वो करेंगे बुराई। ये आपने बहुत बार देखा भी होगा जो सास ससुर के साथ रह रही है। लेकिन ये भी 100% बात सही नहीं है। कई लोग होते हैं जेन्युइनली बूढ़े लोग, वो इतने गऊ होते हैं कि उनको सच में परेशानी हो रही होती है, लेकिन जैसा कहते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन पिसता है, तो ज़्यादातर घर के बुजुर्गों को जो हाल है वो वाली चीज़ एक आती है दिमाग में। लेकिन अब ये जो है कि आपकी भतीजी को आपने अपने पास रखा और अब उसकी शादी हो रही है और वो नहीं पूछ रही। तो देखो, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि दूसरे का बच्चा आप कितना भी उसको अपने पास रख लो, कुछ रख लो, वो आपके साथ स्नेह रख सकता है माँ जैसा, लेकिन माँ से ऊपर नहीं रखेगा वो आपको। जब कंडीशन ऐसी आएंगी और उसकी माँ सामने आएगी तो वो अपनी माँ की तरफ, अपने बाप की तरफ ही झुकता है। दूसरा एक इमोशनल वो भी है कि उसके फादर नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं उसको ये नज़र आ रहा होगा बेटी को कि अब मेरी माँ अकेली है, थोड़ा इमोशनल झुकाव उसका अपनी माँ की तरफ इसलिए भी हो गया। ठीक है, उम्र बढ़ने के साथ चीज़ें बदलती हैं। हो सकता है कोई बच्चा आपके साथ शुरू में बहुत अटैच्ड रहा हो, आपको वो अपनी माँ से भी ज़्यादा मानता हो, एक बात अपनी माँ की छोड़ देता हो लेकिन आपकी मान लेता हो। वही बच्चा टीन एज में जाके हो सकता है आपको एक हाशिए पर रख दे और फिर उसे अपने माँ बाप ज़्यादा नज़र आए। ये कंडीशन बहुत बार होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को जो आपने उसके लिए कर दिया उसको भूल जाओ, उसका अच्छा परिणाम आपको भगवान देंगे। रही बात इसकी कि अब उसकी शादी में आपको ज़्यादा पूछा नहीं, कोई बात नहीं, वही वाली बात कि माँ बाप ही रहेंगे। अब आपका जो मन चल रहा है कि उसकी शादी में आप जाओ या नहीं जाओ, आपका मन नहीं कर रहा जाने का, देखो यहाँ आप गलत हो रहे हो। आपके ससुराल वाले टॉन्ट मार रहे हैं, आपके पास सीधा जवाब होना चाहिए कि भाई मैं बुआ ही तो थी, मुझे जितना उस टाइम सही लगा मैंने करा। माँ तो उसकी वही है, डिसीजन वही लेगी, बच्चा है, माँ बाप ही उसके सब कुछ होंगे। भले आपको अंदर से लग रहा है लेकिन आपको उन्हें कहने के लिए ये बात है कि भाई मैं कितना भी कर लूँ, थी तो बुआ ही। और रही बात डिसीजन की, तो हो सकता है कि भाभी को पूरा वो हो और मैं भी शायद उनकी मर्जी में मर्जी मिलाती, मैं क्या मना करती, उन्हें इतना भरोसा होगा। इस तरीके से आप मेकअप कर सकती हो बातों को, और जो आपको अपने अंदर फील हो रहा है मैंने आपको बता ही दिया। इतना दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, बच्चों का नेचर बदलता है। अपने माँ बाप को बच्चे 16-17 साल के होते हैं सडनली कम समझने लगते हैं, तो आप तो बुआ हो। तो ये स्विच करती है बच्चों की मेंटेलिटी कि बचपन में कोई और फेवरेट होता है, बड़े होके कोई और हो जाता है, बहुत बार ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन अब आपका जो फ़र्ज़ है, आप अपनी भतीजी की शादी में जाओ, बहुत आगे बढ़ चढ़ के अगर आपको नहीं भी लेना हिस्सा, अगर आपको नहीं पूछा जा रहा उतना, लेकिन फॉर्मल रिलेशन रखते हुए आप जाओ, जो देना लेना आपको करना है वो करो। उम्मीद अब मत रखो, इंसान बदल गया है ये हम एक्सेप्ट जब कर लेते हैं ना तो आसान होता है। प्रॉब्लम होती तभी है जब हमें दिख रहा है, हमारा दिमाग कह रहा है कि वो इंसान बदल गया, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं होता। जब भी हम परेशान होते हैं, जब जितनी जल्दी रियलिटी चेक हमें मिल जाएगा उतनी जल्दी हम सुखी रहेंगे। तो अब आप मान जाओ कि हाँ, आपकी भाभी और भतीजी पहले जैसी नहीं रही, लेकिन इतनी भी बुरी नहीं है कि आप उस बच्ची की शादी में ना जाओ। आपके ऊपर ही बुराई आएगी, सारा जो आपने किया धरा है पूरी ज़िंदगी उस पर पानी फिर जाएगा। रही बात माँ की, जब तक साथ रह रही हैं, अच्छे से रह रही हैं, ठीक है, आप देखो उन्हें खाना, दवाई, कपड़ा सब कुछ सही से मिल रहा है, नहीं मिल रहा, फ़ोन पे आप अपडेट ले सकते हो, लेकिन भूल के भी अपनी भाभी या भतीजी के खिलाफ कोई निगेटिव बात मत रखो अपने दिमाग में, ना मम्मी के दिमाग में डालो, क्योंकि अल्टीमेटली उनको वहीं रहना है। अगर आप लगातार बैठ के उनके फ़ोन पे भी बुराई करोगे या मिल के जब भी बुराई करोगे तो आपकी मम्मी वहीं पर रह रही है, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में माइंड मेकअप में हो जाएगा कि मेरी बेटी के साथ इन्होंने गलत किया है, तो वो वहाँ रह नहीं पाएंगी फिर चैन से, उनको वो लोग बुरी लगेंगी। पहले ही बाप और भाई के जाने का एक कमी आपके परिवार में आ गई है, तो इस टाइम पे ज़रूरत है कि सब लोग जो बचे हैं, हर कोई जूझ रहा है। देखो, आपकी मम्मी ने भी डबल दुख झेला है, आपने भी, आपकी भाभी ने पति खोया है, तो हर कोई यहाँ पे सफ़र कर रहा है। तो इस टाइम पे ज़रूरत है आप लोगों को एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझ के एक दूसरे का इमोशनल सपोर्ट बनने की, ना कि आपस में ये बदल गया या वो बदल गई कह के एक दूसरे के साथ परेशानियाँ और बढ़ाने में। तो आपकी भाभी को जो समझ में आ रहा है वो उस स्थिति से हैंडल उस तरीके से कर रही हैं, आपको जो समझ में आ रहा है आप, अब आपको लग रहा है कि भाभी बेचारी लग रही हैं, मैंने भी तो अपना भाई खोया है, लेकिन आप सोच के देखो
भाई को खोना और पति को खोना, दोनों में डिफरेंस है ना। तो उनकी भी पूरी ज़िंदगी बदल गई है, आपकी थोड़ी बदली है, लेकिन आप वैसे ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हो, तो कहीं ना कहीं एक क्या ना, मौका दो, थोड़ा टाइम दो चीज़ों को, और अगर वो बदल भी गई हैं तो एक्सेप्ट करो कि इट इज़ ओके, तब ठीक हो जाएंगी चीज़ें और वापस थोड़ा सा मतलब स्मूथ हो जाएंगी रिलेशनशिप, जो मुझे लग रहा है। अब जो आया था बच्चों की पढ़ाई के लिए जॉब क्विट करना, पर्सनली अपनी चॉइस है। अगर मेरी तनख्वाह से मेरा घर चल रहा है तो मेरे बच्चे पढ़ाई में नहीं भी परफॉर्म करेंगे तो मैं नहीं छोड़ सकती। मेरी तनख्वाह से मेरा घर नहीं चल रहा तब चॉइस की बात आती है। लेकिन फिर पता लगा जिन बच्चों की पढ़ाई के लिए आपने जॉब छोड़ दी, आप हमेशा ये देखो ना कि जो हाउस वाइफ हैं उन सबके बच्चे टॉप ही कर रहे हैं क्या, या जितनी भी वर्किंग वुमन है उनके बच्चे कुछ बने नहीं। तो पढ़ाई के लिए जॉब छोड़ना मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगी, बाकी आपकी पर्सनल चॉइस है। अब जिस टॉपिक पे ये था वीडियो, जिसके मैं जब सवाल पढ़ रही हूँ कि बच्चों को फ़ोन नहीं देने वाली या देने वाली, तो उसमें आया था कि बच्चों को उनके पापा दे देते हैं रात में टीवी। आप एक सुपर जॉब कर रहे हो, आप पूरा दिन उनको फ़ोन या टीवी नहीं देखने दे रहे, फ़ोन नहीं देखने दे रहे, ठीक है। रात में अगर थोड़ा बहुत देख रहे हैं इट्स ओके, थोड़ा सुपरविज़न रखना है कि कितना देख रहे हैं। फिर उसमें भी यही है कि भाई ठीक है इतनी देर देख लिया, अब रख दो फ़ोन, अब सो जाओ। मेरे बच्चे भी देखते हैं। अब आजकल के हिसाब से जो जनरेशन में चल रहा है, जो ट्रेंड चल रहा है, अगर आप बिल्कुल ही फ़ोन नहीं दोगे अपने बच्चों को तो फिर वो भी कहीं ना कहीं पिछड़ ही जाएंगे, तो देना तो पड़ेगा। लेकिन वो फ़ोन में कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली, आप उस पर थोड़ा सुपरविज़न रख सकते हो और एक लिमिटेड टाइम के बाद उसको बंद कर दो। इतनी हार मत मानो कि मेरा सारे दिन की मेहनत बेकार हो गई। आपकी बिल्कुल बेकार नहीं हुई, आपने सारा दिन मेहनत कर ली, वो बहुत बढ़िया काम करा है, रात को आपके हस्बैंड ने दे दिया, इट इज़ ओके। थोड़ी बहुत देर बच्चा फ़ोन भी चला लेगा, कोई बात नहीं। उसके बाद रखवाना कब है, फिर अगेन आपके हाथ में है कि भाई अब सोने का टाइम हो गया, रख दो फ़ोन, बात ख़त्म। तो इतनी टेंशन मत लो, ठीक चल रहा है। लेकिन हाँ, अपने हस्बैंड को बोल सकते हो कि भाई मैं पूरा दिन स्ट्रगल करती हूँ, मैं भी तो आराम से बैठ सकती हूँ, इनको फ़ोन दे के तो थोड़ा तो आप भी कर लिया करो, कि या तो इनके साथ आप टाइम स्पेंड करो या वो सुन लेते हैं, ठीक है। लेकिन इस बात पर कलेश मत करो। जब आपने एक जिम्मेदारी अपने हाथों पर ले ली है और अच्छे से निभा रहे हो तो करते रहो उसे। अब जो नंद ने लगाया था एलिगेशन कि नंदोई वाली बात जो कर दी थी वो नहीं भूल पा रही, तो जब आपसे ये बोला जा रहा है कि छोटी सी बात है ना, कि भूल जाओ, मजाक में कहा होगा ये वो, तो मेरे हिसाब से देखो, अगर बाकी सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं और आपके सवाल को देख के लग रहा है आप बहुत सुपरबली सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हो। अब बात आती है सिर्फ इस एक बात की, ठीक, कि इनको मजाक में आपके नंदोई के साथ नाम जोड़ा गया। अब इसके देखो दो तरीके हैं, या तो आप अपनी नंद से सीधे सीरियस टोन पे एक बार ये बात कह दो कि भाई दीदी आपने ये मेरे से बोला, मुझे बहुत मतलब बेकार लगा, आगे से मत बोलना, इतने पे बात ख़त्म हो जाएगी। अगर वो सेंसिबल होंगे आपके नंद तो ठीक। लेकिन अगर अब उनकी आदत ही, जैसा आप बता रहे हो कि उल्टा सीधा बोलने की है, हर बात में उल्टा सीधा बोलती है, अब आपके पास क्या है, जो कहना चाहिए मास्टर स्ट्रोक होगा, आप अपने नंदोई जब भी आए आप उनके से नमस्ते के अलावा कोई और बात ही मत करो, कोई भी नाश्ता पानी भी सास के हाथ भिजवाओ। अगर वो कहते हैं ना कि भाई ये तो अटेंड नहीं करती है कुछ हो, कि नहीं भाई, फिर तो हमारे एलिगेशन लगने शुरू हो जाते हैं कि मैं तो बिल्कुल दूर, ऐसे से बिल्कुल 5 गज दूर रहूँगी, और रिश्ता है इसलिए चाय नाश्ता बना रही हूँ, देखो मान सम्मान में कमी नहीं है, ये पकौड़ियाँ बनाई है, वो नाश्ता बनाया, फला खाना बनाया, सब बनाओ, उसमें कसर मत छोड़ो। लेकिन सामने पढ़ो ही मत। जो पिछली बार मैंने बॉस वाला बताया था ना, कि बॉस के आने पर सास एलिगेशन लगा रही थी, उसको भी मैंने यही सलाह दी थी उस सवाल में कि भैया तुम सारी चीज़ें करो, बॉस के मान सम्मान में कमी नहीं होगी, हस्बैंड की जॉब पे कोई बात नहीं आएगी, लेकिन मुसीबत यही है ना कि ये बुलाती है तो तुम जाओ मत, सास को ही भेजो कि तुम लेके जाओ। सेम चीज़ यहाँ है, नंद को बुला लो, दीदी नाश्ता बन गया ले जाओ, दीदी नहीं उठी रही, मेहमानदारी में आई हैं, सास को बुलाओ कि मम्मी आप लेके जाओ, ससुर लेके जाएं, आपके पति लेके जाएं, आप नंदोई से कोई बात ही नहीं करो, बात ख़त्म। कि जी मेरे ऊपर लांछन लगता है, मुझे नहीं पसंद, ना मुझे ये बातें सुनी जाती, आपके लिए छोटी होंगी, मेरे लिए बड़ी हैं, बात ख़त्म। तो ना तो रिश्ता ख़राब होगा, ना किसी को इस बात में वो होगी कि जी मेरे पति को अटेंड नहीं कर रही है, हमारे जमाई का अपमान कर रही है, ना जमाई को ही होगी।
जवाई खुद भी कहे ना कि भाभी तुम तो बाहर नहीं आ रही, कि जिया जी मैं तो बाहर आ जाऊँ, बात भी कर लूँ, लेकिन बाद में दीदी ना आपका और मेरा नाम जोड़ के करती है गंदी बातें, मुझसे सुनी नहीं जाती, बाकी मजाक तो इनके झेल लेती हूँ मैं जैसे तैसे, ये वाली बात मुझसे झेली नहीं जा रही। इतनी बात अगर आपने दो टूक कह दी या नहीं भी कही और आपने ये कर लिया ना कि आप सामने पढ़ना बंद हो गई, अपने नंदोई से फालतू बातें करना बंद कर दिया, अपने आप लाइन पे आ जाएंगी कि ठीक है इससे बाकी मजाक करो, ये वाला मजाक मत करो। अब जो क्वेश्चन आया था कि मेरा भाई भी नहीं है, कोई भी नहीं है और मुझे अपनी मम्मी को अपने पास लाना है, अब इन्होंने लिखा कुछ दिनों के लिए, लेकिन हस्बैंड रेडी नहीं है। तो सबसे बड़ी बात कि वो कुछ दिनों के लिए, एक तो आपका रीज़न क्या है, क्योंकि अगर बात ये है कि आपकी मम्मी वहाँ अकेली है कैसे रहेंगी, तो फिर ये डिसीजन आपको शुरू में ही लेना था कि भाई मैं शादी कर रही हूँ, मेरा कोई भाई नहीं है, तो मम्मी आके हमारे साथ रहेंगी। अभी कुछ दिनों के लिए आ रहे हैं तो उसमें फिर हस्बैंड को दिक्कत क्यों है? कौन सा वो हमेशा के लिए आ रही है, कुछ दिनों के लिए तो बहुत मेहमान आते हैं, वो भी आ जाएंगी। तो यहाँ पे आपको लॉजिकली अपने हस्बैंड से बात करनी चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। कुछ नहीं है वाला कोई जवाब लेने की वो नहीं होती, एग्जैक्ट बताना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है। जब तक वो आपको, आप बिल्कुल नॉर्मल उसमें रहो, लेकिन उनसे पूछो कि अगर वो आएंगी तो उसमें प्रॉब्लम क्या है। और अगर आपकी जब कोई बहन भाई कुछ भी नहीं है, तो जो भी आपकी माँ के पास संपत्ति होगी, चाहे वो थोड़ी है ज़्यादा है, घूम फिर के यहीं आनी है। तो ये तो एक अनलिखित लॉ सा ही है कहना चाहिए। जब कोई है ही नहीं आगे पीछे, तो उसके तो बेटी दामादी करते हैं, फिर चाहे साथ में रह के करना पड़े या वो वहाँ जाके रहें। तो ये लॉजिक तो आपको अपने हस्बैंड से डिस्कस करना ही पड़ेगा। और जैसा कि मैं आपके रिप्लाई देख पा रही हूँ कि आप उन्हें कई बार समझा चुके हो, तो समझा चुके हो तब एक बार पूछ के देखो। समझाना तो नहीं आ रहा उनको समझ में, तो आप एक बार पूछ के देखो कि भाई प्रॉब्लम है कहाँ। अगर मेरा कोई नहीं है तो कल को वो बीमार होंगी या अकेली पड़ी होंगी या उनको केयर टेक करने की ज़रूरत होगी किसी की, तो वो कौन करेगा? वो आपके पास कोई और वो है? तो करना तो है ही मुझे, कैसे करूँगी बताओ? आप मेरे साथ देने की बजाय उल्टा वो एंटी खड़े हो गए हो, तो मैं अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाऊंगी? कल को मम्मी जब कुछ छोड़ के जाएंगी तो वो लेने के लिए भी मना कर देंगे क्या? तो ये वाली बात है, थोड़ा लॉजिक से बात करो इसमें, क्योंकि ये लॉजिक ही है। अगर आपके आगे पीछे कोई नहीं है, आपके भाई बहन या कुछ भी है, तो जो भी है वो आपका ही है, तो सारे फर्ज भी आपके और सारे अधिकार भी आपके, तो वह तो आपको करने ही है, उससे आप मुंह कैसे फेर सकते हो? तो ये उन्हें भी यही बोलो कि भाई ये तो करना ही पड़ेगा, इसमें मूड और मन की क्या बात है। कितनी बार ऐसे किस्से होते हैं कि बेटी को खुद पता है मेरी माँ आएंगी, मान लो बहुत लड़ाका है या कुछ है किसी की माँ, और वो कह रही है कि भाई मेरे घर में आएगी, मुझे पता है घर की शांति खराब होगी, लेकिन नहीं है कोई उनका करने वाला, तो रखते हैं। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम अकेले बच्चे हैं और हमारे कोई पेरेंट्स हैं ऐसे जिनका कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, तो हम रखेंगे ही, कैसे भी करके रखो। फिर तो दोनों पति पत्नी को उल्टा एक दूसरे के साथ देना चाहिए कि अरे यार चल कर लेते हैं मिल के, ये वाला लॉजिक होना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम आपको लग भी रहा है उनके आने से होएगी, तो पहले एक बार बैठ के इस तरीके से बात करो ना कि प्रॉब्लम है क्या, और मान लो प्रॉब्लम है तो एग्री करो कि हाँ मैं मान रही हूँ ये होएगा, लेकिन करेगा कौन? करना तो हमें ही है। तब शायद वो समझ जाए कि आप भी केवल मात्र मोह में नहीं जा रही, भाई लॉजिक है इसलिए कर रही है, तो मान जाएंगे। अब जो एक लास्ट है ये इस एपिसोड का क्वेश्चन, जो एक आया था कि मैं घर परिवार सब मैनेज करती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड को लगता है कि मैं इन लॉज को नहीं करती कुछ। तो आप जब अपने इन लॉज को कपड़े, खाना की चीज़ें या जो भी है कि गिफ्ट्स वगैरह भेजती हो, तो आप उन्हें दिखा के नहीं भेजते? भाई उनको जब आप सब कुछ मैनेज करके उनको देते हो, तो वो उनसे पीछे देते हो क्या? तो उनके सामने दिया करो कि भाई ये देखो, ये आपकी मम्मी के लिए या ये उनके लिए, जो भी परिवार के लिए आप निकाल रहे हो। तो जब सामने सामने आदमी देखेगा तो फिर ऐसा क्यों सोचेगा कि आप उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हो? ठीक है, तो इसमें तो लॉजिक वही है कि अगर आप अभी उनकी निगाह में ला के नहीं दे रहे हो, तो उनकी निगाह में दिखा दो। जब अपने ससुराल वालों के साथ करो, जो भी आपको भलाई करनी है, तो उनको नज़र आएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जब मतलब आपके हस्बैंड सपोर्टिव हैं, लेकिन जब बात उनके घर वालों की होती है, तो वो उनकी गलती पे भी उनका ही साथ देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मैं कहूँ नेचुरल सा है, बहुत जगह है ये चीज़ कि आपके हस्बैंड वैसे हीरा हैं, आपकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, और जो एक औरत को पति में चाहिए वो सब तरीके से मतलब कैपेबल हैं वैसे। लेकिन अगर आप उनके हस्बैंड के घर वालों के खिलाफ कुछ भी बोलती हैं, कुछ भी,
तो कहीं ना कहीं अगर आपको पता भी है ना बिल्कुल सच बोल रहे हो, लेकिन उनके घर वालों के खिलाफ बोलते अगर वो भड़क जाते हैं, तो ऐसे हस्बैंड्स होते हैं। और उन्हें हैंडल करने का तरीका वही है कि उनके घर वालों के विषय में कम से कम बात करो। बाकी चीज़ों के बारे में, अपने बाकी एस्पेक्ट्स रिश्ते के, वो इतने अच्छे रखो कि कभी अगर उनकी बात आए भी तो आपके हस्बैंड भी थोड़ा सा लो तरीके से रिएक्ट करें, क्योंकि आपकी बॉन्डिंग अब इतनी स्ट्रांग हो चुकी होगी कि वो केवल अब आपको डर नहीं होगा कि आप नाराज़, मतलब आपके पति नाराज़ हो जाएंगे तो आपका क्या होगा। कहीं ना कहीं आपके पति भी इतना आपसे जुड़ चुके होंगे कि आपके नाराज़ होने से भी उनको थोड़ा सा फ़र्क पड़ना शुरू हो जाए। तो इस लेवल की पहले अपनी बॉन्डिंग बनाओ, है ना। और कोशिश करो कि कोई चीज़ अगर पता भी चल गई, उनके ऊपर आपको आ भी रहा है ना गुस्सा, तो उसको नहीं बोलो। अगर आपको पता है कि ये आदमी वैसे बिल्कुल ठीक रहता, बिल्कुल परफेक्ट रहता है, लेकिन ये पॉइंट अगर मैं दबाऊंगी तो यहाँ से रिएक्शन आएगा और फिर सब किया कराया बेकार, मत दबाओ उस पॉइंट को। आपकी और आपके इन लॉज की कोई बात है, आप डायरेक्ट डील करो, उनके साथ बीच में उन्हें मत डालो। और जितनी बात हो गई वो ख़त्म करो, बाद में बार बार उसको डिस्कस ना करो। तो हो सकता है कि वो जब बात उठेगी नहीं, गलती है या नहीं गलती है, ये मुद्दा अपने घर में मत उठाओ अगर ज़रूरी नहीं है। तो अपने घर में अपने बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने पे ध्यान दो, इस हद तक स्ट्रॉन्ग कर लो कि कहीं ना कहीं जो जगह आपके पति के मन में अपने घर वालों के लिए है, वैसी ही जगह आपके लिए भी बन जाए। उस दिन आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ये मैं सभी पत्नियों को, ये एक चीज़ होती है कि हमें हमेशा लगता है कि हमारे पति अपने घर वालों को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, हमें नहीं देते, हमने इतना कुछ कर लिया। हो सकता है जो उनके घर वालों ने उनके लिए अभी तक किया, उतना आपने अभी तक नहीं किया, क्योंकि वो अपने घर वालों को क्यों इतना मान रहे हैं, एक रिश्ता है उनसे, उन्होंने उनके लिए जो किया वो उसके लिए ग्रेटिट्यूड है। तो आपके लिए भी होगा ना, एक दिन होगा। तो आपको भी हो सकता है अभी उस लेवल का उन्हें लग रहा है कि नहीं किया, तो वो जगह आपको क्रिएट करनी है, क्योंकि जिस बंदे के मन में उनके लिए इतना है तो क्यों है, हमारे लिए भी होएगा ही फिर कभी ना कभी। अगर हम भी साथ और सीधे सीधे उसी राह पे चलते रहेंगे, तो आपको अपने रिश्ते को मजबूत करने में, जब अच्छे हैं तो और अच्छे करने में अभी अपना ध्यान लगाना है, बजाय उनसे रिश्ते कमज़ोर करने में। जब आपसे वो इतने अच्छे से जुड़ जाएंगे तो फिर वो आपकी बात भी सुनेंगे, और शायद तब वो आपको और अपने घर वालों को कहीं ना कहीं सही से देख पाएँ कि हाँ गलती इसकी है या उसकी है। लेकिन जब तक ये रहता है कि नहीं, वहाँ के बारे में बोलते ही नहीं, इसका मतलब वो सीधे मान के चल रहे हैं कि आप उनके घर वालों को अपना घर वाला नहीं मानती, आप उनकी गलती बातें बताओगी तो वो आपके सुनते ही नहीं। तो पहले आपको अपने पति के नज़र में अपनी इमेज बदलनी होती है, उसके बाद आप अपनी बात जब कहोगे तो शायद वो सुनेंगे, ठीक है। और घर के लिए जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, आपके कमेंट में आया कि मैंने सेक्रीफाइस किया, जॉब छोड़ दी, ये सब करा, लेकिन वो शायद उन्होंने बोला नहीं था करने को, आपने खुद से कर दिया। और अक्सर जब हम बिना मांगे किसी की मदद करते हैं ना, तो वो मदद वो टेकन फॉर ग्रांटेड ली जाती है। ये कटु सत्य है लाइफ का। तो आपने वो सब जो किया ना, वो उसको इतना एडमायर नहीं कर रहे, इसीलिए ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो अब आपको क्या करना है कि जैसे चल रहा है चलता रहेगा, जैसे मैनेज कर रहे हो करते रहोगे। घर वालों को जब कुछ देते हो दिखा के दो, और जब तक आप बिना बोले रह सकती हो उनके घर वालों के अगेंस्ट कुछ मत बोलो। तो ये 3-4 चीज़ें आप करके देखो, तो धीरे धीरे आपके रिश्ते में एक मजबूती की तरफ बढ़ोगे और फिर चीज़ें पहले से बेहतर हो जाएंगी। तो ये थे एपिसोड 25 के सारे सवालों के जवाब। अगर अभी तक आप मेरे ब्लॉगिंग चैनल से नहीं जुड़े हैं, दैट इज़ लिव लाइफ ईजी, तो वहाँ पर जुड़ जाइए, जहाँ मैं शेयर करती हूँ आपके साथ कि मैं घर और जॉब दोनों बिना मेड के कैसे मैनेज करके चल रही हूँ। तो आपको एक बार मोटिवेशन मिलेगा, थोड़ा सा एक मोटिवेशन इस चीज़ का मिलेगा, अगर आप पजल्ड महसूस कर रहे हो, नहीं मैनेज हो पा रही, तो थोड़ा सा परफेक्शनिस्ट वाले उसको छोड़ के हम इजीली कैसे मैनेज कर सकते हैं वो मैं वहाँ पर शेयर करती हूँ। प्लस अगर आपको सस्ती, किफ़ायती और क्वालिटी वाइज अच्छी शॉपिंग का शौक़ है, तो आ जाइए मेरे शॉपिंग चैनल पर, दैट इज़ जस्टिफाई और ब्लेसिंग विद सुनीता। इन तीनों ही चैनल पर मैं लगातार कंटेंट पोस्ट कर रही हूँ, कोशिश यही रहती है। और इस वाले वीडियो के बाद एपिसोड 26 के सवालों के जवाब लेकर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।